प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा हमने पढ़ी। क्षितिज का पहला पाठ। प्रश्न उत्तर जो है देख रहे हैं, क्लास में लिखवाया जाएगा या मोबाइल पर ही लोड करके भेजेंगे। खैर, वो तो होगा ही, तो क्लास में लिखवाना बेहतर आता है, क्योंकि प्रश्न का आंसर लिखवाते वक्त ही ये मालूम हो जाता है कि कितनी समझ पाए हो तुम पाठ को। तो अभी पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब स्कूल खुलेगा। स्कूल पर तो और भी मुश्किल है, सबसे अंत में इसी को खोलेगा लोग। ये लंबा जाने की उम्मीद है। खैर, जो भी हो, हमें तो पढ़ना पढ़ाना है। तो हम अब कीर्तिका शुरू कर रहे हैं। ये तुम्हारे हिंदी का सेकंड बुक है और इसमें जो पहला पाठ है, इस जल प्रलय में, इसको पढ़ाएंगे। 9 और 10 में सिलेबस है, मैं पता नहीं इसको पढ़ना है कि नहीं। खैर, 9th क्लास में वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ाएंगे वो परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। खास करके उससे संबंधित प्रश्न हम जरूर पूछेंगे। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है इस जल प्रलय में, और इसमें बाढ़ की विभीषिका का, बाढ़ की त्रासदी का वर्णन किया गया है। लेखक खुद पटना में बाढ़ में घिर गया था और पटना में बाढ़ में घिरने के बाद उसको क्या अनुभव हुआ, इसका वर्णन उसने अपने इस लेख में किया है। तो जल प्रलय, प्रलय शब्द जहाँ जुट जाए तो हम समझ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। जल प्रलय का अर्थ ही है बाढ़ की विभीषिका। तो लेखक लिख रहा है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां कोसी, महानदी, गंगा इत्यादि नदियों के बाढ़ से पीड़ित लोग, पीड़ित प्राणियों का समूह आकर पनाह लेते हैं। तो स्पष्ट है कि लेखक का गांव वैसे क्षेत्र में है जहां बाढ़ नहीं आती थी, क्योंकि इनके गांव में जो गंगा, कोसी इत्यादि जो बड़ी नदियां हैं और जिनके द्वारा बाढ़ आता है, बाढ़ से त्रस्त लोग इनके गांव में आकर के पनाह माने शरण, पनाह लेते हैं। सावन भादो में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरी के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। और ट्रेन की खिड़कियों से जब बाहर भेड़, बकरी, पशुओं, गाय, भैंस
इत्यादि का जब झुंड दिखाई पड़ता है तो बाढ़ की विभीषिका का अंदाज लग जाता है। और बाढ़ की विभीषिका का अंदाज इससे कैसे लगेगा भाई? क्योंकि ट्रेन की पटरियां, ट्रेन के खिड़की, ट्रेन का चलना उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ नहीं आती है। नहीं तो बाढ़ और बारिश के कारण तो ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। तो लोग जो जाते हैं, जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोग हैं, वे अपने मवेशियों के साथ खुद को सुरक्षित स्थान पर लेके चले जाते हैं। तो वहां पर जहां बाढ़ का पानी न पहुंचता हो, बाढ़ का कोई प्रभाव न हो, बाढ़ का कोई प्रकोप न हो, तो ये झुंड देखे जा सकते हैं। लेखक स्वयं लिख रहा कि हमारे गांव में भी बाढ़ पीड़ित प्राणी समूह आज जुटते थे। तो पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं तैरना नहीं जानता था। पर्ती क्षेत्र, पर्ती किसको बोलते हैं? जो जोता बोया नहीं जाता, वह पर्ती कहलाता है। तो पर्ती क्षेत्र में जन्म हुआ लेखक का, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती थी, जहां आजू बाजू अगल बगल कोई नदियां नहीं थी। इसलिए लेखक लिख रहा है कि अधिकांश लोगों की तरह मैं तैरना नहीं जानता। अब जहां नदी होती है, जहां पानी होता है, तैरना लोग वहीं का अधिक सीखते हैं। अच्छे नाविक भी होते हैं। समुद्र के किनारे बसे लोग, खासकर भूमध्य सागर के अच्छे नाविक होते हैं, क्योंकि उनको पानी में ही रहना है, दिन रात अपना उसी से जीना है, मरना है, उसी से जीवन यापन है। तो उससे भाग के कहाँ जाएंगे? तो बचाव के रूप में वो तैरना सहजता से ही सीख लेते हैं। लेकिन जिसके पास नदी नहीं है, जो पानी के खतरों से परे है, सही में उसे तैरने का क्या अभिप्राय? तैरने से तो उसका कोई अभियोजन नहीं सिद्ध होता ना, तो क्यों सीखेगा? किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, राजनीतिक कार्यकर्ता, स्वयं सेवक, रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा। लेखक लिख रहा है कि मैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का नहीं हूं, तैरना भी नहीं जानता, क्योंकि तैरने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं बाढ़ पीड़ितों को जानता हूं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों को जानता हूं, क्योंकि लेखक स्वयं सेवक है, रिलीफ वर्कर है, कर्जकर्ता है, सामाजिक आदमी है, और स्काउट, बॉय स्काउट का मेंबर है। वो 10 साल से ही सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अपना योगदान देते आया है। भले बाढ़ वाला क्षेत्र का नहीं है वो, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने वाले दल के सदस्य के रूप में वो काम करते हैं। तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर अनेकों इन्होंने बाढ़ पर अपनी रचनाएं लिखी। यह भी आश्चर्य है कि जिसने कभी बाढ़ को स्वयं झेला नहीं हो, बाढ़ में कभी घिरा नहीं हो, बाढ़ का भुक्तभोगी नहीं रहा हो, बाढ़ की प्रलयता को नहीं देखा हो, नहीं समझा हो, उस व्यक्ति ने हाई स्कूल में
बाढ़ पर लेख लिख करके प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। फिर जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल, ये तमाम लेख इन्होंने बाढ़ पर ही लिखा। यह सही है कि लेखक बाढ़ वाला क्षेत्र का नहीं है, लेकिन बाढ़ के बारे में इसको काफ़ी अच्छी जानकारी है। बाढ़ पर इसने निबंध लिखे हैं, बाढ़ पर इसने रचनाएं रची हैं, बाढ़ पीड़ितों की ये मदद करते हैं। तो मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। ये अलग बात है कि इन्होंने रचनाएं रची, पुरस्कार पाए निबंध पर, बाढ़ पीड़ितों की मदद भी किया इन्होंने, लेकिन ये खुद बाढ़ में कभी नहीं गिराए, बाढ़ में कभी नहीं बहे, बाढ़ में कभी नहीं धंसे, इसका अनुभव इनको कभी नहीं था गांव में रहते हुए। तो किंतु वह तो पटना शहर सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। लेखक गांव में रहा, बाढ़ का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि बाढ़ तो अधिकतर गांव गिरावों में ही, ग्रामीण क्षेत्रों को ही अपने प्रलय में लेता है, अपने आगोश में लेता है। लेकिन ये भी आज देखो कि गांव में रहकर इन्होंने कभी बाढ़ के भुक्तभोगी नहीं हुए, लेकिन पटना में बाढ़ में घेरा गए। अठारह घंटे की अविराम माने बिना रुके हुए, लगातार, बिना फुल स्टॉप के, अविराम 18 घंटे की लगातार बारिश के कारण पुनपुन नदी, जो पटना के साइड में प्रवाहित होती है, और उसका पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया। पटना जो है ये एक तरफ गंगा नदी है, उत्तर की तरफ जाएंगे तो इधर सोन है, और उधर पूर्व साइड में अगर दक्षिण पूर्व में हम जाएंगे तो पुनपुन नदी है। ये नदियों से घिरा हुआ ही हमारे राज्य की राजधानी है। तो निचले हिस्से में घुस आया पानी, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा। और लेखक भी उसी पटना में था जब यहाँ प्रलयकारी बाढ़ आई थी, तो गांव में रह कर के बाढ़ को नहीं भोगा इसने, बाढ़ को नहीं देखा इसने, लेकिन पटना शहर में, राजधानी में आके बाढ़ में घिर गया। शहरी आदमी की हैसियत से इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। इस बार 1967 में पुनपुन का पानी आया, निचले हिस्सों में भर गया था। तो एक शहरी के रूप में लेखक ने बाढ़ को भोगा,
लेकिन 1975 में भी पटना में प्रलयकारी बाढ़ आई थी और ये उसी से संबंधित इसकी ये रचना है। लेखक कह रहा है कि बाढ़ को हमने ग्रामीण के रूप में नहीं भोगा है, हालांकि हैं तो हम गांव के ही, शहरी हैसियत से बाढ़ को भोगा है। और जब इस बार जब पानी प्रवेश करने लगा पटना में, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, ये तमाम चीज लेकर के बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। ईंधन, दिया सलाई, ये मोमबत्ती, आलू, ये जो भी चीजें हैं वो बाढ़ से बचाव के लिए लेखक जमा करके, एकत्रित करके, संग्रहित करके इसको लेकर के बैठ गया। क्योंकि कम से कम इतनी चीजें अगर रहेंगी, ईंधन रहेगा, आलू रहेगा, चावल दाल रहेगा, सलाई मोमबत्ती रहेगी, तो हम बाढ़ से घिर जाने के बावजूद भी अपना भोजन वगैरह का प्रबंध कर लेंगे, किसी तरह खा पी लेंगे। कंपोज की गोली अर्थात ये नींद की गोली होती है, संभवतः लेखक इसको नींद की बीमारी से होंगे, ग्रसित होंगे, इसलिए इस गोली का नाम इन्होंने लिखा है। सुबह सुना राजभवन, मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया, यानी प्लावित माने पानी से भर गया, जिस पर पानी चढ़ गया हो, प्लावित। अब बाढ़ आ गया पटना में और लेखक घर में ही सारी चीजों को जमा करके बैठ गया है और बाढ़ की खबर ले रहा है कि बाढ़ कैसे आ रही है। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, ये दोनों महत्वपूर्ण राजधानी के प्लावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यह सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछे। राजभवन डूबा, मुख्यमंत्री निवास डूबा, गोलघर ये भी पानी में डूब गया। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए निकले तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। कॉफी हाउस, लेखक कह रहा है कि शाम को हम निकले कॉफी पीने का, उमें मन तो कमे था, हम ये जानना चाहते थे कि बाढ़ का क्या हाल है, बाढ़ की क्या स्थिति है, शहर का हाल समाचार, कौन इलाका डूबा, कौन इलाका बचा, यह जानने के लिए हम बाहर निकले तो रिक्शा वाला कहता है कि कहाँ जाइएगा साहब, जिस कॉफ़ी हाउस में आप जाते हो अबले तो वहाँ पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस आया वहीं देखना है, कहकर रिक्शा पर बैठ गए। और साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ गद्यमय स्वागतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। तो लेखक 2 व्यक्तियों को लेकर के रिक्शा पर बैठा, एक तो ये स्वयं था और एक रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाने वाला था, और इनके साथ एक ऐसे सज्जन थे जो कवि थे और
कैसे भी कविता उनको सुनाओ कहो कभी बोर नहीं होते थे। तो ये लोग बाढ़ घूमने के लिए, बाढ़ देखने के लिए निकले। और जब इन्होंने देखा कि मोटर, ट्रैक्टर, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, सब पर लोग लदा करके, सवारी करके और कुछ पैदल भी पानी देखने जा रहे हैं, लोग बाढ़ देखने जा रहे हैं। ठीक है, इतना ही, बाकी अगला दिन। SW लिख लो। लेखक का गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं था। सॉरी, एक मिनट, इसे दूसरे तरीके से लिखे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नहीं होने के बावजूद भी लेखक को बाढ़ संबंधी रचनाओं पर पुरस्कार क्यों मिले? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नहीं होने के बावजूद भी लेखक को बाढ़ वाले निबंधों पर पुरस्कार क्यों मिले? बाढ़ से बचने के लिए या बाढ़ के इंतजार में लेखक किन किन वस्तुओं का संग्रह करता है? प्रश्न संख्या 2, लेखक किन किन वस्तुओं का संग्रह करता है? ठीक है, यही 2 प्रश्न SW में रहेंगे। ओके, थैंक यू।